ये कहानी सोचने के लिए मजबूर कर देगी। ये कहानी अपने आप में बेहद मतलब झकझोर देती है। ये कहानी ये भी सोचने पे मजबूर करती है कि क्या कोई माँ बाप अपनी औलाद से पीछा छुड़ाना चाहे? क्या कोई माँ बाप जानबूझकर कि उसकी सही औलाद कौन है और वो गलत औलाद को चुनने की कोशिश करे? बातें आपको अजीब सी लग रही होगी इसलिए कि एक माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने तक कोख में रखकर पैदा करती है, उस माँ के लिए पूरी दुनिया उसका बच्चा होता है। लेकिन हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे भेदभाव हैं जिसने इस माँ, ममता, बच्चे, इन सभी के रिश्तों को भी अलग अलग वक्त में जख्म दिए। बेटा और बेटी का फर्क। कई ऐसे घर हैं जिनको मैं जानता हूं जहां सिर्फ बेटियां 4-4, 5-5 बहनें हैं, और जब पता चलता है कि वो माँ बाप, खासतौर पे बाप, उसको लेके कितना अफसोस करता है या गुस्से में है कि मेरा एक बेटा नहीं हुआ। ये सोच और ये फर्क क्यों? हालांकि आज के जमाने में, आज के दौर में बेटियां जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं, मर्दों के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो किसी को अफसोस नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा काम एक बताएं आज के इस दौर में, इस तरक्कीशुदा समाज में, जो लड़कियां नहीं कर सकती, सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। ऐसा शायद कोई पेशा नहीं है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पे वो काम ना कर पाए और बेहतर ना कर पाए। मैंने कई बार ये भी कहा, मैं अपने पेशे से अगर इसको जोड़ के देखूं, सिर्फ मैं ज्ञान न दूं, तो मुझे लगता है कि क्राइम रिपोर्टिंग एक ऐसा पेशा है जिससे मुझे यकीन है कि लड़कों से बेहतर लड़कियां कर सकती हैं। और मेरी टीम में कई ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने ये साबित किया। उसकी वजह बहुत ये है बड़ी कि क्राइम रिपोर्टिंग एक इमोशनल काम भी है। क्राइम में हमेशा आपको दुख, तकलीफ, आंसू, आहें, यही सारी चीजें आपके आसपास मिलती हैं जब आप स्पॉट पे जाते हैं, क्योंकि क्राइम का मतलब ही है कि कहीं जुर्म हुआ है और कोई ना कोई विक्टिम है, पीड़ित है। किसी के घर में कत्ल हुआ है, किसी का घर लूट लिया गया है, किसी के घर में इज्जत आबरू लूटी गई है, कोई बर्बाद हो गया है, किसी को झूठा फंसा दिया गया है। तो यहां खुशियां नहीं, आपको हर तरफ, चारों तरफ गम और आहें, यही सारी चीजें मिलेंगी। लड़के और लड़कियों के बीच में क्राइम रिपोर्टिंग में मैंने ये फर्क क्यों किया? वो इसलिए कि शायद लड़कियां ज्यादा इमोशनल होती हैं और वो बहुत बार ऐसा करती हैं कि जो चीजें, जो बातें, जो खबरें एक मेल रिपोर्टर नहीं निकाल पाता क्राइम, वो लड़कियां समझती हैं उस मौके की नजाकत को और जाकर निकाल कर ले आती हैं। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि क्राइम रिपोर्टिंग में लड़कियां ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती हैं। बट दूसरा पहलू यह है कि कई बार क्राइम रिपोर्टिंग इतना जोखिम होता है भरा कि अब जैसे चंबल जाना हो या किसी क्रिमिनल के पास जाना हो, किसी दूर दराज अनजान जगहों पे जाना हो, अकेले जाना हो, तो फिर रिस्क होता है। और उसमें आप अपने एक लीडर के तौर पर एक फीमेल रिपोर्टर को भेजने का रिस्क उठाने से 10 बार पहले सोचते हैं। लेकिन आखिरी नतीजा यह है कि मेरा भी मानना है कि वो बेहतर कर सकती है। आज की कहानी मैंने जो सारी चीजें बताई, जमीन तैयार करनी जरूरी थी ताकि हम सोच सके। कहानी सुनाने या सुनने का मकसद हमारा यह भी हो कि हम उसे सोचें, उस पर अमल करें और ये भी फैसला करें कि हम गलत हैं या सही है। दुनिया पे या राय, वोटिंग, जो सर्वे होता है, उन पे ना जाए, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों को ही मिला के की जाती है, आप लोगों के दम पे ही की जाती है, आप लोगों के नाम पे ही की जाती है। और आप कौन है? हम सब में से एक एक इंडिविजुअल है, और ये इंडिविजुअल क्या होता है? ये फिर पूरी आबादी बनती है, पूरा भारत बनता है, और 130 करोड़ हम इन्हीं में से एक एक करके आते हैं। लेकिन इस देश की एक अजीब बदकिस्मती है कि आज भी हमारे यहाँ बेटे और बेटियों में फर्क किया जाता है, और ये कहानी उसकी जिंदा मिसाल है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने अगर तरक्की न की होती तो शायद न ये मैं आपको कहानी सुना पाता और न इस कहानी का सच कभी सामने आ पाता। उत्तर प्रदेश में एक किसान की फैमिली रहती थी। बात 2019 की है, महीना मई का था। इस किसान के परिवार में हस्बैंड, वाइफ और उनकी 3 बेटियां थी। छोटा मोटा किसान था। उसकी तमन्ना थी कि उसका एक बेटा हो ताकि वो बड़ा हो, फिर उसके साथ काम कर सके। उसने कभी ये नहीं सोचा कि इन बेटियों को भी अगर वैसे ही हौसला दिया जाए, वैसे ही बढ़ावा दिया जाए, तो शायद बेटों की जरूरत ही ना पड़े और वो बेटियां भी बेटा बनकर उनके लिए काम कर सकती हैं, मदद कर सकती हैं, बाप का हाथ बटा सकती हैं, घर चलाने में मदद कर सकती हैं। लेकिन ये चीजें शहरों में भी है। असलियत यह है कि दूर दराज के गांव में आज भी बेटे और बेटियों के बीच बहुत बड़ी भारी लकीर है कि अरे ये इसके बलबूते की बात नहीं है, अरे ये तो लड़का ही कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती। और ये हकीकत है। हम चाहे कितना तरक्की कर लें,
80% से ज्यादा आबादी हमारे हिंदुस्तान की गांव में बसती है और वहां की हकीकत यही है। लेकिन इन्हीं गांवों से बहुत सारी ऐसी लड़कियां निकली जिन्होंने बहुत सारे नाम कमाए, देश के लिए भी, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी। तो यूपी का ये किसान परिवार जो रामपुर डिस्ट्रिक्ट, यूपी में बड़ा फेमस है रामपुरी चाकू, आपने सुना होगा, एक मिलक इलाका है रामपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे ये परिवार रहता था, हस्बैंड वाइफ। तमन्ना थी एक बेटे की और उस बेटे की चाहत में एक एक कर उनकी 3 बेटियां पैदा हो गईं। फिर भी तमन्ना ने दम नहीं तोड़ा और उस किसान परिवार ने इस उम्मीद में कि एक बेटा जरूर होगा, चौथी बार किसान की पत्नी गर्भवती हुई और उसके बाद रामपुर के जिला अस्पताल में जब डिलीवरी का वक्त आया वो वहां गई। लेकिन इस बार यह हुआ कि वक्त से पहले एक बच्चे को जन्म देना पड़ा, प्री मैच्योर्ड बेबी। 6.5 महीने की ही वो गर्भवती थी जब उसे दर्द हुआ और उसे अस्पताल ले जाया गया और वहां डॉक्टरों ने देखा और उन्होंने कहा कि फौरन डिलीवरी करनी पड़ेगी। 6 मई 2019 को किसान की पत्नी ने एक सरकारी अस्पताल में रामपुर जिले में एक बच्चे को जन्म दिया। यहीं से कहानी शुरू होती है। जब जन्म दिया तो 6.5 महीना प्री मैच्योर्ड बेबी, बेहद कमजोर, उसकी हालत नाजुक, और डॉक्टरों ने जब देखा तो डॉक्टर भी थोड़ा घबरा गए क्योंकि उस बच्ची को हाइपरथायराइड क्लिटोरिस ये बीमारी थी। अब इसमें कुछ ऐसी चीजें थी कि उस बच्ची को देखने के बाद माँ बाप को खासतौर पर पहली नजर में ये लगा कि ये बेटा है, क्योंकि हाइपर थायराइड क्लिटोरिस ये प्राइवेट पार्ट्स में जब बच्ची पैदा हुई तो उसके आम तौर पे जो एक बच्ची होती है उससे ज्यादा थोड़ा सा एबनॉर्मल चीजें थी। माँ बाप को देखकर यह लगा कि ये बेटी नहीं बल्कि बेटा है। चूंकि 6.5 महीने में उसने जन्म लिया, तबीयत उसकी ठीक नहीं थी, हालत नाजुक थी, डॉक्टरों ने उसको बचाने की कोशिश की और इसीलिए अच्छे इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए उसे रामपुर के उस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से निकालकर बरेली के एक बड़े सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया। गरीब परिवार था किसान का, उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो दिल्ली या लखनऊ के आसपास के बड़े प्राइवेट अस्पताल में ले जा सकें, लेकिन यहां पे मदद हुई, बरेली के सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया उस बच्ची के इलाज के लिए। मां ने भी प्री मैच्योर बेबी को जन्म दिया था, मां की भी तबीयत ठीक नहीं थी, ऑपरेशन से बच्चे का जन्म हुआ था। कुछ वक्त बीतता है, अब मां और बाकी परिवार रामपुर के जिला अस्पताल में है, क्योंकि एक तरफ मां की जिंदगी है, दूसरी तरफ बच्ची की है, और बच्ची को बरेली के अस्पताल में भेज दिया गया है। दोनों के बीच में अब फासला है। बच्ची का डॉक्टर वहां इलाज करते हैं, धीरे धीरे बच्ची संभलती है, बच्ची की जान बचाने की कोशिश की जाती है। कुछ दिन बीतता है, बच्ची अब खतरे से बाहर थी। बरेली का अस्पताल रामपुर जिला अस्पताल को इसकी सूचना देता है। इसके बाद यह परिवार बरेली जाता है। अब तक यहां से बच्ची की मां भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी है और वो बरेली के अस्पताल में पहुंचते हैं अपने उस बच्चे को लेने के लिए। जब वहां जाते हैं तो बरेली के अस्पताल के जो प्रशासक हैं वो एक बेटी को इस किसान परिवार के गोद में सौंप देता है। वो देखते हैं कि ये लड़की है। उसी वक्त दोनों को गुस्सा आता है। दोनों उस बेटी को वापस गोद से उस अस्पताल के जो बरेली के स्टाफ थे उनके गोद में वापस कर देते हैं। कहते हैं क्या मजाक है, आप मुझे बेटी दे रहे हो जबकि बेटा पैदा किया है। हस्बैंड वाइफ दोनों ये बात कहते हैं। बरेली अस्पताल के लोग समझाते हैं कि नहीं, आपने एक बेटी को जन्म दिया था और ये वही बच्ची है जिसकी हालत खराब थी, इसे ये बीमारी थी और इसे बरेली अस्पताल शिफ्ट किया गया था। ये सारे कागजी फॉर्मेलिटीज हैं जो कागज पे लिखे हुए हैं, पेरेंट्स का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, तारीख है, वक्त है, सब कुछ है। लेकिन परिवार मानने को तैयार नहीं। परिवार ने यह कहा कि नहीं, हमने एक बेटे को जन्म दिया और आप हमें बेटी दे रहे हैं, जानबूझकर आपने बेटे और बेटी की अदला बदली कर दी है। यहां पे वो परिवार भी गलत नहीं था, इसलिए कि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत केस हुए जहां अस्पतालों में बच्चे बदल दिए गए। बहुत सारे ऐसे FIR दर्ज हुए, बहुत सारी चीजें हुई और माँ बाप ने इल्जाम लगाया जिन्हें बेटे की चाहत थी, जिनको बेटा पैदा नहीं हो रहा था, किसी और को हुआ, हॉस्पिटल स्टाफ के साथ मिली भगत से उन्होंने अदला बदली कर दी
और ये रियलिटी है। बहुत सारे ऐसे केस में ऐसे मैंने बहुत सारे केस कवर भी किए हैं। फर्क यह है कि उस वक्त शायद डीएनए और इस चीजों को लेकर इतनी जागरूकता नहीं थी। आज भी मुझे नहीं मालूम, जब ये कहानी सुना रहा हूं, इस हेर फेर, इस गोलमाल में ना मालूम किसका बेटा किसके घर और किसकी बेटी किसके घर पे पल रही होंगे या बड़े भी हो गए होंगे, और सच्चाई किसी को पता नहीं। यही कहानी दोहराई जा रही थी बरेली के अस्पताल में। किसान परिवार अब मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा हमने एक बेटे को जन्म दिया है, आप हमें बेटी दे रहे हो। बात आगे बढ़ती है, वो दोनों उस बच्ची को लेते ही नहीं है और वापस अपने घर लौट आते हैं। अब एक बच्ची बिना मां बाप के उस अस्पताल में है। इसी दौरान घर आने के बाद मां बाप पुलिस में एक कंप्लेंट लिखाते हैं, एफआईआर, और उस अस्पताल पे इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था 6 मई को अलीगढ़ के जिला अस्पताल में। तबीयत खराब थी, बरेली ले जाया गया, और उसके बाद जब वो ठीक हो गए, हम अपनी बेटे को वापस लेने के लिए गए तो हमें बदले में वो बेटी सौंप रहे थे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, मामले की तफ्तीश की, पुलिस की एक टीम लगाई गई। पुलिस की टीम बाकायदा अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गई, बरेली के अस्पताल गई, सारे डॉक्टरों से पूछताछ की। सारी छानबीन के बाद पुलिस का नतीजा ये था कि अस्पताल सही कह रहा है, जो किसान परिवार है उसके यहां एक बेटी का जन्म हुआ था, ना कि एक बेटे का। लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से उस फैमिली को एक गलतफहमी हुई कि ये बेटा है, बेटी नहीं है, जबकि वो बेटी ही थी। पुलिस ने अपनी पूरी रिपोर्ट दी और घर वालों को जाकर फिर ये सारी चीजें उनके एफआईआर के बाद जांच के बिना पर सच्चाई बताई कि ये कहानी है। परिवार वालों ने पुलिस पे भी भरोसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि पुलिस भी मिल गई है, पुलिस भी बिक गई है। शायद किसी बड़े खानदान ने, किसी अमीर लोगों ने जिनके घर में बेटा पैदा नहीं हो रहा है, उन्होंने उस बच्चे को मोटी कीमत देकर खरीद ली और बदले में अपनी बेटी हमें सौंप दिया। किसान परिवार इस बात पे अड़ गया। उन्होंने पुलिस की इस पूरी रिपोर्ट को भी मानने से इनकार कर दिया। अब यहां तक बात आई, अब यह है कि आगे क्या होगा, और ये बच्ची अभी भी बरेली के अस्पताल में है। इसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमीशन, बाल विकास आयोग अपने भारत सरकार का, पुलिस ने जब ये देखा कि परिवार तैयार नहीं है, बच्ची वहां है, अब बच्ची को कैसे लीगली कस्टोडियल किसको दिया जाए कस्टडी में, तो फिर ये मामला बाल विकास आयोग के पास गया और कहा गया कि एक ऐसा केस है जिसमें एक परिवार कह रहा है कि उसके बेटा पैदा हुआ, अदला बदली हो गई, लेकिन पुलिस की जांच में यह है कि अस्पताल सही है, पेरेंट्स को गलतफहमी हुई है और वो बच्ची को अपनाने से इनकार कर रहे हैं। तो फिर इसमें CWC इन्वॉल्व होती है। उसके बाद वो अपनी तरफ से पूरी इंक्वायरी करती है। पहले पुलिस की इंक्वायरी के अलावा सारी चीजें आने के बाद सामने उन्हें लगता है कि हाँ शायद अस्पताल सही है। वो परिवार से मिलते हैं, किसान की बीवी और जो पिता है उनको समझाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान जांच में पता चलता है कि ये किसान गरीब किसान है, बहुत ज्यादा इनके पास जमीन खेती बाड़ी नहीं है। रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से पूछताछ में पता चलता है कि इनकी ऑलरेडी बेटे की चाहत में, एक बेटे की चाहत में इनकी 3 बेटियां पहले से थी, अब ये चौथी पैदा हो गई, और वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। अजीब दिक्कत थी बाल महिला आयोग के सामने भी, बाल विकास आयोग के सामने भी, कि क्या करें। तभी उन्हें ये आइडिया दिया गया कि इसका अब एक ही तरीका है जिससे सच्चाई सामने आ सकती है। साइंस की तरक्की करने का यहीं पे फायदा हुआ कि एक डीएनए कराया जाए और इस डीएनए से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। किसान परिवार को इस डीएनए और इसकी हकीकत भी नहीं मालूम थी उन्हें, लेकिन बताया गया क्योंकि डीएनए कराने के लिए मंजूरी भी जरूरी थी। तो उन्हें बताया गया कि अगर आप सच हैं, आपका बेटा पैदा हुआ है, तो ये चीज डीएनए से साबित हो जाएगी। परिवार किसी तरह से तैयार हो गया। इसके बाद उस बच्ची का और परिवार का डीएनए टेस्ट सैंपल लिया गया, लखनऊ फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। वहां भेजने के बाद उसकी रिपोर्ट आनी थी, लेकिन इत्तेफाक से तब तक, ये मई की बात है, 2020 आ चुका, मार्च आ गया, लॉकडाउन शुरू हो गया, कोरोना ने अपना कहर बरपाया, सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ ठप हो गया, मामला बढ़ता गया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, जब अब सारी चीजें नॉर्मल हो रही हैं, लखनऊ की फॉरेंसिक लैब ने अपने डीएनए की रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में ये कहा कि ये जो बच्ची जो इस बीमारी से ग्रसित थी, जो अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पैदा हुई थी, जिसको इलाज के लिए बरेली के अस्पताल भेजा गया था,
उस बच्ची का और अलीगढ़ के उस किसान दंपत्ति का जो डीएनए है वो मैच करता है, यानी वो बच्ची इस किसान परिवार की ही चौथी बेटी है। ये रिपोर्ट लखनऊ फॉरेंसिक लैब से लेने के बाद पुलिस की टीम सीडब्ल्यूसी के पास गई। सीडब्ल्यूसी ने ये रिपोर्ट देखी, शक की अब कोई गुंजाइश नहीं बची। इसके बाद वो उस बच्ची के परिवार से दोबारा मुलाकात करती है और उसे बताती है कि इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई बेटा और बेटी की अदला बदली नहीं हुई। ये वो डीएनए रिपोर्ट है जिसको दुनिया की कोई भी अदालत, कानून, कोई भी एजेंसी ठुकरा नहीं सकती, और ये तुम्हारी अपनी औलाद है। हार कर कोई और चारा नहीं, परिवार को भी ये मानना पड़ा। लेकिन तब तक ये बच्ची उसके बाद बरेली से निकलकर सीडब्ल्यूसी यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमीशन उनकी कस्टडी में थी और वो उस बच्ची का लालन पोषण कर रहे थे। परिवार को कन्विंस किया गया, परिवार ने माना। इसके बाद कोर्ट के जरिए, चूंकि पूरा मामला अदालत में चला गया, अब उस बच्ची को वो परिवार, उसके अपने माँ बाप वापस लेने को तैयार हो गए। और जो मेरी खबर है, शायद वो बच्ची अब उनके पास वापस आ चुकी है, करीब 18 महीने बाद। 18 भी नहीं, मई 6, उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ करीब 17 से 18 महीने। तो 18 महीने बाद वो बच्ची अपने सगे माँ बाप के पास वापस लौट आई। सगे माँ बाप जिनको अब तक ये दुविधा थी कि उनका बेटा पैदा हुआ और ये बेटी बदल दिया गया, ये कंफ्यूजन दूर हुआ और बिना किसी कसूर के एक बच्ची, जिसे अभी ये भी नहीं मालूम कि दुनिया क्या है, अस्पताल क्या है, डीएनए क्या है, अपनी माँ के आंचल, अपनी माँ के गोद से दूर रही, बाप के प्यार से दूर रही, पर 17-18 साल बाद वापस अपने घर पहुंची है। ये कहानी हमें एक सीख देती है कि अगर ये डीएनए और ये सारी चीजें तरक्की हम ना करते, ना होती, तो दुनिया की कितनी भी एजेंसी अपनी रिपोर्ट दे देती, शायद वो माँ बाप कभी उस पर बिलीव ही नहीं करते। और हमेशा उनके मन में रहता कि किसी ने उनके बेटे को चुरा लिया और बदले में अपनी बेटी दे दी। और शायद इसी सोच के साथ अपनी बेटी को मजबूरी में अगर उसकी परवरिश करनी पड़ती तो वो करते, बड़ा करते। लेकिन ये खलिश, ये गम, ये अफसोस उनके दिल में और ये शक हमेशा होता। लेकिन डीएनए जैसी चीज जो सारे शक को दूर कर देती है, शुक्र है कि आज के दौर में यह है। और ऐसी जब भी कोई परेशानी या ऐसे जब भी कोई केस सामने आए, तो ये वो हथियार है डीएनए जो आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकता है कि सच्चाई क्या है। ये थी कहानी, लेकिन इस कहानी में एक दूसरा जो मैसेज है वो ये है कि हमने ही इस समाज के सारे नियम कानून बनाए, हमने इस समाज में सारे भेदभाव पैदा किए बेटे और बेटियों के बीच में। हमने ही ये सोचा कि हमारे घर में सिर्फ बेटी क्यों पैदा हो रही, और एक बेटे की लालच में पता नहीं कितने परिवार की संख्या कितनी बढ़ गई। ऐसे कई परिवार हैं जो एक बेटे की चाहत में 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे पैदा कर चुके हैं। बात सोच की है, बात फर्क की है, बात भेदभाव की है। जब तक हम भेदभाव करते रहेंगे, हम लड़के लड़कियों के बीच फर्क करते रहेंगे, ये चीजें होती रहेंगी। बट ये चीजें किसी एक परिवार, किसी एक माँ बाप के सोच के तक ही महदूद नहीं है। ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है, ये सरकार की भी जिम्मेदारी है। जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे, बेटे और बेटियों के फर्क के बारे में बात नहीं करेंगे, इन दोनों को अलग अलग नजरों से देखना बंद नहीं करेंगे, तब तक शायद अलीगढ़ के इस किसान के परिवार की जैसी कहानियां आती रहेंगी। इस कहानी का एक तीसरा पहलू यह भी था कि 3 बेटियों का यह परिवार नहीं चाहता था कि उसके परिवार में चौथी बेटी भी आए, बट ऊपर वाले की मर्जी और चौथी आई, जिसकी वजह से एक 18 महीने की मासूम को अपने माँ बाप से दूर रहना पड़ा। तो ये थी कहानी, थोड़ी इमोशनल थी। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।